जो विज़न है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि आम तौर पे विज़न के क्या मुराद है। इससे आप कोई चीज़ आपका देखना, आपकी आई साइट है या कोई पिक्चर जो आपके इमेजिनेशन में आता है। विज़न में कोई आपके रूहानी तजुर्बात होते हैं, इंकशाफात होते हैं, वो भी आपके विज़न में आते हैं। और एक ऐसा ख़याल, कॉन्सेप्ट या एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप अपने इमेजिनेशन में उसको लाते हैं, तो एक तरह से जिसे आप कहते हैं कि बसीरत आपको दूर दूर तक इस मामले में क्या नज़र आता है। तो बुनियादी तौर पर ज़माने के इमाम क्या देख रहे हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, और यही वो चैलेंज है कि जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं कि कोई भी मुरीद ये फर्स्ट ऑफ ऑल दावा करे कि वो आपको ये दिखाएगा कि इमाम क्या देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये उसकी हिमाकत होगी कि कोई ये कहने का दावा करे कि उसे भी वही कुछ नज़र आ रहा है जो ज़माने के इमाम को नज़र आ रहा है, इसलिए वो आपको दिखाना चाहते हैं कि इमाम ज़मान को क्या नज़र आ रहा है। या वो ये जानने की कोशिश करता है कि इमाम ज़मान को क्या नज़र आता है, उसको वो भी देखें, तो ये भी एक खाम ख्याली है, एक नादानी है। तो ये किसी मुरीद के लिए मुमकिन नहीं है कि जो इमाम ज़मान को नज़र आ रहा है वो मुरीद उसे देखे और आपको दिखाए, क्योंकि ये कोई मैच नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि इमाम ज़मान की विज़न में और एक आम इंसान के विज़न में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल मिसाल एक दफ़ा करके बताई। आपको मालूम है, अपने इब्तदाई नबूवत की इब्तदाई सालों में जब आप पैगामात दे रहे तो एक दफ़ा आप एक ऊंची जगह पे चले गए, पहाड़ी पे चले गए और तमाम लोगों को नीचे जमा किया और आपने उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन की फ़ौज हमला करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम हमारी बात को मानोगे? तब दो ऐसे रीज़न्स थे कि जिनकी वजह से उनको रिजेक्ट करने का उनके पास कोई चारा नहीं था। एक तो ये कि हुजूर उस जगह पे खड़े थे कि जहाँ उनको उस पहाड़ी के पीछे भी नज़र आ रहा था जो उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा था जो कि उस पहाड़ी के दामन पे खड़े थे। तो अगर एक शख्स विंटेज पॉइंट पे खड़ा है, एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ उसे उसका विज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उससे बावर करना पड़ता है। और दूसरी उससे भी ज़्यादा पावरफुल रीज़न ये थी कि उन्होंने ये भी देखा कि एक ऐसा शख्स उनसे ये बात कह रहा है कि जिनके बारे में ये मशहूर है और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। तो एक शख्स जो हमेशा सच बोल रहा है तो उनकी बात को मानना, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है। और दूसरा उस जगह से बात कर रहे हैं कि जहाँ से उन्हें बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो हम उस जगह पे खड़े हैं, हम पहाड़ी के दामन में, और हम पहाड़ी के दामन में बैठकर ये कोशिश करें कि भाई टावर पे, ऊंची जगह पे ज़माने के इमाम जो सब कुछ देख रहे हैं उन्हें हम भी देखने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ज़माने के इमाम अक़ल कुल के मज़हर हैं। इमाम ज़मान साहिब इल्म है और इमाम अपना इल्म लोगों की ज़हनी इस्तिताअत और लोगों की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उनको अनफोल्ड करते रहते हैं। लोगों में जितना समझने की, माँ बाप भी अपनी औलाद से बात करते हैं, आप जानते हैं कि औलाद की, बच्चों की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक ही माँ बाप कम्युनिकेट करते हैं। और बल्कि अब जो ज़बान और जो इशारे बच्चे समझते हैं उन्हीं ज़बान में माँ बाप उनसे बात करते हैं। उनके जहन में जो अक़ली मयार है उस मयार पे माँ बाप औलाद से बात नहीं करते हैं। उनको टाइम लगता है माँ बाप के विज़न को देखने और समझने का। तो इमाम ज़मान मुख्तलिफ़ औक़ात में जैसे जैसे लोगों की सलाहियतें बढ़ती हैं, इमाम इल्म के जो दरीचे हैं वो खोलते जाते हैं। इल्म के डिफरेंट लेवल्स हैं वो दुनिया वालों के वास्ते खोलते जा रहे हैं। इसलिए जो चीज़ मैं रूल आउट करना चाहता हूँ कि जिसकी कतन मैं कहता हूँ जिसकी गुंजाइश नहीं, वो ये कि कोई भी मुरीद ये दावा नहीं कर सकता है
कि वो इमाम ज़मान के विज़न को पूरी तरह समझ सके। एक हमारी अदना सी कोशिश होती है कि हम उसमें से क्या कुछ ले सकते हैं। तो इमाम ज़मान जो कम्युनिकेट करते हैं, जो अपने इल्म के दरवाज़े खोलते हैं, अपने इल्म के डिफरेंट सतह से लोगों को आगाह करते हैं, उनमें एक तो इमाम ज़मान मुरीदों से बात करते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं। आप देखें इमाम ज़मान की वो बातें जो इमाम मौला मुरीदों से करते हैं और मौला की वो तकारीर जो मौला वर्ल्ड लीडर्स से करते हैं, उनके दरमियान आपको लैंग्वेज, कंटेंट्स और जो एक्सप्रेशन है और जो इश्यूज़ मौला डिस्कस करते हैं, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। तो एक तो हमारे पास वो लेवल है जहाँ इमाम जमातों से बात करते हैं, दूसरा वो लेवल है जहाँ जमात के लीडर्स से मौला बात करते हैं, तीसरा वो लेवल है जहाँ मौला इंटरनेशनल लीडर्स से बात कर रहे होते हैं, मुदब्बरीन से बात कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे होते हैं, डिसीशन मेकर्स से बात कर रहे होते हैं और इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रहे होते हैं। उनका लेवल कुछ और होता है। ये डिफरेंट एरियाज़ है और उन्हीं से जो चीज़ें हमारे सामने आती, जैसे इमाम ज़मान के फ़रामीन है, मौला के हिदायत हैं जमात के लिए और मौला के स्पीचेस हैं डिफरेंट जगहों पर, उन चीज़ों को सामने रख कर हम उनमें से थोड़ा बहुत ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इमाम ज़मान अपने आने वाली दुनिया को किस तरह देख रहे हैं और उसके मुतल्लिक़ अपने क्या ख़यालात का इज़हार करते हैं और हम उनमें से अपने विज़न के लिए क्या कुछ ले सकते हैं। इमाम का विज़न सिर्फ विज़न नहीं है, हम सब का अपना अपना एक विज़न होगा। आपने जानबूझकर बनाया हो या न बनाया हो, आपके माइंड में होगा भाई हम ये तालीम मुकम्मल करेंगे, इस फील्ड में मुझे जाना है और फिर इस रास्ते पे जाऊंगा तो मेरे रोज़गार के, मेरे प्रोफेशन के ये रास्ते होंगे और इस तरह मेरे फैमिली बनाऊंगा और ये मेरे इस कंट्री को मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। एक लिहाज से ये विश लिस्ट भी होता है कि भाई ये हमारी ख्वाहिशात होती हैं। ज़रूरी है कि हम जो सोच रहे हैं, जो विज़न है, उसी के मुताबिक हम प्लान भी करते हों और उसी के मुताबिक हमारा एक्शन भी हो कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मगर वो बनने के लिए जो कुछ करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विश लिस्ट बना के बैठा हूँ। तो वो विज़न, आप उसको विज़न को एंजॉय तो कर सकते हैं, मगर वो विज़न आपको कहीं ले के नहीं जा रहा है। तो हमें से बहुत से लोगों को जिनको हम विज़न कहें, वो विज़न वो ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जब उन्हें आप एक्शन से सपोर्ट करते हैं कि भाई मैं 15 साल के बाद अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे इन रास्तों से जाना पड़ेगा, मुझे अपने तालीम को यहाँ ले जाने पड़ेगा, मुझे अपने प्रोफेशन पे मेरा यहाँ मुझे ग्रोथ चाहिए, मेरे ओवरऑल जो मेरा इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पहुँचना चाहिए, तब आपका जो विज़न है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन से सपोर्टेड होता है। तो इमाम ज़मान का जो विज़न है वो सिर्फ विज़न नहीं है, विश लिस्ट नहीं है। इमाम का विज़न एक्शन ओरिएंटेड है। इमाम का विज़न जो है वो प्रैग्मेटिक है कि वो वक्त के साथ चलता है, एक्शन बेस्ड है। हम अपनी जमात को यहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ देखने के वास्ते हाँ वो एजुकेशन के फील्ड में है तो मौला वो सारे इदारे बना कर देते हैं, हेल्थ के फील्ड में है तो मौला वो सारे इदारे बना के देते हैं, इक़्तिसादी मैदान में है तो मौला वो इदारे बना के देते हैं। तो जब हम इमाम ज़मान के विज़न की बात करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कि इमाम ज़मान की ख्वाहिशात क्या हैं, इमाम ज़मान उन्हीं चीज़ों को रिवील कर रहे हैं, दुनिया वालों के सामने ला रहे हैं कि जो एक्शन से सपोर्टेड हो। और जो वर्ल्ड लीडर्स को भी मौला इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ कहीं भी मौला अपने किसी विज़न उनके साथ शेयर करते हैं तो मौला उसके लिए एक्शन प्लान ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और चीज़ की बात करते हैं तो वो अटेन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मौला वो हिदायत भी हमें देते हैं। तो ये एक तारुफ के तौर पे मैं बात करना चाह रहा था कि हम इमाम के विज़न के लिए हम किन किन सोर्सेस की तरफ देख सकते हैं, मगर ये जस्ट एक अटेम्प्ट है कि हम कोशिश करते हैं कि हम चंद ऐसे टर्म्स या ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि जिनके ज़रिए से इमाम ज़मान के जो एक्शंस है वो कम्युनिटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुमकिन है शायद हमने
हम एब्सोल्युटली हम नाकाम रहे हों कि हमने इमाम के विजन को समझा ही नहीं है, हो सकता है हम इसमें पार्टली कामयाब हुए हों, हो सकता है कि हम इसमें थोड़े ज़्यादा कामयाब हुए हों। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमने सिर्फ 2 स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कुछ हमने मेजर कॉन्सेप्ट एंड एरियाज़ है जहां ज़माने के इमाम काम कर रहे हैं, और उस एरियाज़ के अंदर मौला क्या काम कर रहे हैं और किस तरह वो हमें इम्पेक्ट कर रही है वो सारी चीज़ें। इमाम ज़मान का जो विज़न है, सबसे पहली बात वो एक फ़र्द और एक मुआशरे का होलिस्टिक डेवलपमेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट से मुराद ये है कि कोई भी शख्स किसी भी मुआशरे के किसी एक पहलू को नहीं, बल्कि उनकी जो पूरी शख्सियत है, उस पूरी शख्सियत या मिन हैसिल मजमू उस पूरे सोसाइटी को डेवलप करना। चूँकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हेल्थ हमारे जो, हम अगर अपने जिस्म की बात करते हैं, अपने वजूद की बात करते हैं, तो आप जानते हैं हमारा जो हेल्थ है, हमारा वजूद है, वो डिफरेंट चीज़ों का कम्बिनेशन है और एक का ताल्लुक़ दूसरे के साथ है। एक बॉडी, माइंड, सोल, हमारा रूह, हमारी अक्ल, हमारा जिस्म, ये 3 चीज़ें मिलाकर या हमारा जिस्म का ज़ाहिरी हिस्सा और हमारे वजूद का बातिनी हिस्सा, ये सब मिलाकर हमारा वजूद बनता है। इसलिए आप देखिए जब इमाम हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं, इमाम जो एक्शंस दे रहे होते हैं, उसमें मौला ने फरमाया कि आपके जिस्म के लिए वर्जिश, या आपके हेल्थ के लिए फरमाया, आपकी रूह के लिए इबादत और आपकी अक्ल के लिए वसी मुताला। इन तीनों चीज़ों से आप अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, इबादत है जो आपकी रूह के लिए ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज, यानी आपको अपने जिस्म का हर लिहाज से ख्याल रखना, आपको अपनी रूह का हर लिहाज से ख्याल रखना, आपकी अपनी अक्ल को हर लिहाज से उसको डेवलप करने की कोशिश करना। जब ये तीनों चीज़ें इक्वली डेवलप हो रही होती है और इन तीनों चीज़ों की तरफ आप ध्यान देते हैं, तब आप अपने आप को हेल्दी कहते हैं। तो जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, आमतौर पर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल, हम भी सुबह जल्दी उठ रहा है, वर्जिश कर रहे हैं, खाना पीना ठीक ठाक खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बड़ा स्लिम है, फिट है, स्लिम है, फिट है, ये अगर आप, हो सकता है कि आप उसकी बॉडी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मगर वो शख्स रियली हेल्दी है कि नहीं, वो आप उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, उनकी बॉडी की साइज़ को देखकर आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि बंदा वो इबादत भी करता है कि नहीं। उसकी रूह भी इसके साथ साथ, हम तंदुरुस्त तो नहीं कह सकते, तन चूँकि बॉडी के साथ आता है, हम इसको रूह दुरुस्त है कि नहीं आप कहना पड़ेगा कि उसकी रूह भी हेल्दी है कि नहीं। एट द सेम टाइम वो अक़ली तौर पर भी मजबूत है या नहीं। अगर एक इंसान इंटरनली वीक है, इन तीनों में से कोई एक पोर्शन उसका कमज़ोर है, आप उसको हेल्दी कह नहीं सकते, वो अपने आप को हेल्दी फील भी नहीं कर सकेगा। ज़हनी तौर पे कमज़ोर इंसान आपको जिस्मानी तौर पे कमज़ोर नज़र आता है, हालांकि उसके जिस्म में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नर्वस है कहीं खड़े होने के लिए, बात करने के लिए, किसी के सामने जाने के लिए, तो ये नर्वसनेस इटसेल्फ आपके जिस्म से इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, यह आपके जहन की एक कैफियत है, या आप जज्बाती तौर पे डिस्टर्ब्ड हैं, ये आपके अंदर की एक कैफियत है, मगर ये आपके जिस्म को मफलूज कर देता है। आप खड़े होते हो तो हाथ पैर कांपने लगते, भाई प्रॉब्लम आपके माइंड में, आपके ब्रेन में नहीं है, उसके भी अंदर है, जो एक गैर मरई चीज़ है। लेकिन वो चीज़ जो मरई है, जो आपको नज़र आ रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है। आप देखिए बहुत सी ऐसी बीमारियां, माशाल्लाह आपके साथ डॉक्टर्स बहुत से होंगे, आपके प्रोफेशन में मैं एनक्रोच नहीं करना चाहता, आपके प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अगर मैं कोई गलत वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। बीमारियों में जो जहनी बीमारियाँ होती है, उनमें आप देखें साइकोसोमेटिक डिजीज़ एक वर्ड यूज़ होता है, साइकोसोमेटिक डिजीज़, वो बीमारियाँ जो आपके अंदर होती है, आपके जहन को मुतासिर करती है, डिप्रेशन है या और
इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मगर उसके असरात आपके जिस्म को लगते हैं। आपको नींद नहीं आ रही, आपको भूख नहीं लग रही है, कहीं चैन नहीं आ रहा है, परेशान है, एंग्जाइटी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, इन सब का ताल्लुक़ आपकी अंदर की पर्सनालिटी से है, मगर ये आपके जिस्म को मुतासिर करता है। तो एक बीमार जहन वाला आदमी तंदुरुस्त नहीं हो सकता है, इसी तरह एक बीमार रूह वाला इंसान भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसलिए आप देखें इमाम ज़मान आपको हर फरमान के अंदर भी आपकी दुनिया की तमाम तर हिदायत देने के बावजूद आप देखें ये मैसेज मौला ज़रूर देते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप ये मत भूलिएगा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ कौन सी है। उसमें फिर मौला आपकी ज़िंदगी की अंदरूनी चीज़ों की बात करते हैं, आपकी फ़ेथ की प्रैक्टिस, रूह की दायमियत का ध्यान रखिए, आपकी एथिक्स, आपकी अखलाक। एथिक्स और अखलाक का आपकी सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है बज़ाहिर, एथिक और अखलाक का शायद बज़ाहिर आपकी माली हालत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर ये इंटरनल करंट है जो इन तमाम चीज़ों को सही माने में हयात बख्शती है। तो इमाम ज़मान का जो डेवलपमेंट का अंदाज़ है वो ये है कि इमाम एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं और कम्युनिटी, नेशंस, उनको हर लिहाज से इमाम ज़मान तमाम जो रेलेवेंट एरियाज़ है वहाँ से मौला उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो बार बार मौला अपनी हिदायत में जिस चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं वो हमारी आइडेंटिटी है, किसी भी शख्स की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के बग़ैर आपका कोई ग्राउंड नहीं होता जिस पे आप खड़े रहें। आइडेंटिटी फ्लोट नहीं हो सकती है। आपकी शनाख्त, आपकी पहचान, हमारी हर एक की एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, हमारे ख़ानदान की पहचान है, हमारे एक ट्राइबल पहचान है, हमारे लिसानी आइडेंटिटी है, हमारे एक जोग्राफियाई आइडेंटिटी है, इलाकाई मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी हमारी एक लिहाज से परमानेंट आइडेंटिटी होती है और वो हमें जुड़े रखती है हमारी बुनियाद के साथ, और उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उसकी हर इंसान को उस पर फ़ख्र भी करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो बाय नेचर आपके पास है और पूरी तारीख़ के दौरान वो आपके साथ रही है। तो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना, आइडेंटिटी का एहतराम करना, आइडेंटिटी का फ़रोग़ करना और हर एक को अपने आइडेंटिटी पर फ़ख्र महसूस करना, ये बहुत ज़रूरी है। इमाम ज़मान इसकी हमें इनकरेजमेंट कराते हैं। इस आइडेंटिटी के साथ ज़माने के इमाम हमारी इंडिविजुअल और इलाक़ाई आइडेंटिटी के साथ साथ पूरी जमात को मौला एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, जो मौला फरमाते हैं कि आने वाले सालों में हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो हम आगे भी चल के उस पर बात करेंगे कि हम प्रेशर के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे मज़हब की प्रैक्टिस के हवाले से, हमारी मज़हबी आइडेंटिटी के लिहाज से इतना शोर गोगा है कि उसमें हमारी दबी दबी आवाज़ कोई इस वक्त सुनने को तैयार नहीं है। तो उसमें हमें बाज़ औक़ात हमारे नौजवान मुतासिर होते हैं, चूँकि ज़ाहिर है जब इतना शोर हो रहा है बाहर तो उसकी वजह से दबाव के तहत आना एक नेचुरल सी चीज़ है। मगर याद रखिए इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ज़माने के इमाम हमें अपनी जो मज़हबी शनाख्त और हमारी जो आइडेंटिटी है मौला फरमाते उसे हमें मजबूत से मजबूत तर करना होगा। हम दुनिया के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी ज़बान है, कोई भी ट्रेडिशन है, कोई भी मुल्क है, शिया, इमामी, इस्माइली आइडेंटिटी, यानी आप सिर्फ बहैसियत मुस्लिम नहीं मगर मौला फरमाते हैं मुसलमानों का भी एक बेहतरीन चेहरा दुनिया वालों को दिखाने के लिए हमें इस्लाम का जो बेस्ट है शिया इमाम इस्माइली आइडेंटिटी के ज़रिए से हमें दुनिया के सामने उसको लाना है। तो हमें हमारे इस आइडेंटिटी पे फ़ख्र होना चाहिए
और जब भी अपने मज़हब की प्रैक्टिस के हवाले से हमारे सामने सवाल आए, हम इस आइडेंटिटी से उनको हल करने की कोशिश करें, बजाय कि हम अपनी आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने की कोशिश करें या अपने आइडेंटिटी पे किसी भी तरह हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ हमारे एथिक को भी मौला ने अपनी आइडेंटिटी के साथ रिलेट किया है कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ बराए नाम न हो कि शिया इमाम इस्माइली लोग हैं, बल्कि हमारा अखलाक भी हमारी आइडेंटिटी हो, हमारा अखलाक भी हमारी आइडेंटिटी हो। और मौला फरमाते हैं कि आने वाले सालों में जमात की साख, जमात की पहचान, जमात की इमेज, जमात का रेपुटेशन, इसमें हमारे इस आइडेंटिटी का बड़ा हाथ होगा। यानी शिया इमाम इस्माइली जहाँ भी नज़र आए, शिया इमाम इस्माइली जहाँ भी हो, उनके बारे में लोगों के जहन में ये तसव्वुर हो कि ये आदमी, ये कौम फ्रॉड नहीं हो सकती, ये कौम धोखा नहीं देगी, ये शख्स झूठ नहीं बोलेगा, ये शख्स बदकिरदार नहीं होगा, क्योंकि ये शिया इमाम इस्माइली मुस्लिम है। तो हमारे तारीख़ी आइडेंटिटी के साथ मौला फरमाते हमारी एथिकल आइडेंटिटी जो है वो भी बहुत अहम है। और ये साख किस तरह हमारे लिए ग्लोबल लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। मौला ने मोबिलिटी का जो तस्वुर हमें दिया है, उस मोबिलिटी में भी मौला ने इसको लिंक किया है कि जिसके लिए हम आगे चल के बात करेंगे। बैलेंस्ड लाइफ, मुतवाज़न ज़िंदगी, न सिर्फ विद इन जमात, जमात के बाहर, इस्लाम का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जो मौला फरमाते हैं कि वो दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं। आप देखिए, इमाम ने फरमाया कि आप सिर्फ ये न समझे कि हमें हर चीज़ मगरबी दुनिया से लेनी है, या जो हर चीज़ जो मगरबी दुनिया में हो रही है हमें उसी को अपनाना है। लेकिन मौला ने फरमाया कि हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बहुत कुछ है हम उनको सिखाने के लिए, उनको सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और उसमें मौला फरमाते एक चीज़, इस्लाम का वो इमेज, इस्लाम की वो तशरीह है जो आम तौर पे दूसरे मुसलमानों के पास नहीं पाई जाती, वो है इस्लाम में बैलेंस्ड लाइफ का तस्वुर। आज दुनिया वालों के सामने इस्लाम के बहुत से मॉडल्स हैं। आप अखबारात पढ़ते हैं, आप मीडिया देखते हैं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम ये जो है, हाँ ये भी मुसलमान है, अच्छा ये कर, हाँ ये भी मुसलमान है, ये बात जो कह रहा है ये जी मुसलमान है, ये जो कह रहा है ये भी मुसलमान है। और आप देखें इतने सारे तशरीहात के बावजूद कौन सा ऐसा मॉडल आज इस्लाम का है जो ग्लोबली लेवल पर एक्सेप्टेबल हो? मुश्किल है। टेबल पे गैरों के सामने रखने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि यार इस्लाम का ये इमेज, इस्लाम की ये तशरीह एक्सेप्टेबल होगी ग्लोबल लेवल पर। आज हर चीज़ ग्लोबल लेवल पे होती है, लेकिन इमाम ज़मान का ये कॉन्सेप्ट ऑफ ए बैलेंस्ड लाइफ, जिसमें आप अपने मज़हब पे अमल करते हुए आप दुनिया की हर जायज़ सहूलतों का फ़ायदा उठा सकें, ये वाहिद इंटरप्रिटेशन है जो आप इंटरनेशनल टेबल पे जाके रख सकते हैं, और ये काबिल कबूल होगा गैरों के वास्ते भी। क्या यार, दिस इज़ समथिंग वी कैन टेक, कि इस्लाम का ये इमेज हमें अच्छा नज़र आता है जो हमारे साथ कम से कम ये तसादुम में है। इसको मौला प्रोमोट कर रहे हैं विद इन जमात और बाहर भी एज इमेज ऑफ इस्लाम, और ये दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कुरान शरीफ में कई ऐसी आयात हैं, बड़ी पॉपुलर दुआ आप मांगते रहते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आप देखिए सीधी सी बात कि ऐ अल्लाह, दुनिया में जो बेहतरीन है वो हमें अता कर, और आखिरत में जो बेहतरीन है वो हमें अता कर। दोनों से इक्वली राब्ता रखा गया है। वब्तगी फ़ीमा आताकल्लाह दारल आखिरता वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
वब्तगी फ़ीमा आताकल्लाह दारल आखिरत, अल्लाह ने आखिरत में तेरे लिए जो कुछ रखा है उसको हासिल करने की कोशिश कर। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में जो तेरे शेयर है, दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको भी भूलना नहीं, उसको भी नहीं छोड़ना। वासबागा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, उसने अपनी ज़ाहिरी नेमतें भी तुम पे पूरी कर दी है, उसने अपनी बातनी नेमत भी तुम पे पूरी कर दी है। कुल मन हर्रमा ज़िनतल्लाहि लती अखरज लिइबादिही व तय्यिबाति मिन रिज़्क़। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि भाई इस्लाम में लोग हराम की फहरिस्त ज़्यादा है हलाल के मुकाबले में, कि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाने जाए तो यार ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यानी ऐसा कभी ऐसा लगता है कि शायद मुस्कुराना भी हलाल है कि नहीं हलाल है, कोई अच्छा कपड़ा पहनना भी हलाल है कि नहीं, बाल संवारूं कि न संवारूं हलाल है कि नहीं हराम है। बाज़ औक़ात हराम की फहरिस्त इतनी लंबी हो जाती है और वो तशरीहात की वजह से। अल्लाह एक चीज़ हराम करता है, हम उसके पेरीफेरी में 50 मील तक सारी चीज़ हराम कर डालते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इस चीज़ को हाथ नहीं लगाओ, हमने उस चीज़ को देखना भी हराम कर दिया, उसका नाम सुनना भी हराम कर दिया। अब जो अल्लाह ने फरमाया वहीं तक रहें, मगर बाकी तशरीहात की वजह से हमने सारे दरवाज़े जो दुनिया के हसनात है वो हमने बंद करके रखे हैं। तो अल्लाह फरमाता कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती अखरज लिइबादिही, अल्लाह ने वो ज़ीनत, वो खूबसूरतियाँ जो उसने अपने बंदों के लिए बनाई है, व तय्यिबातु मिनर रिज़्क़, और खाने में से अच्छी अच्छी चीज़ें तुम पे किसने हराम की है कि खुदाया तूने तो हराम नहीं किया, लेकिन इनका क्या करूँ जिन्होंने हराम किया हुआ है। तो अल्लाह फरमाता है मैंने नहीं किए, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम तशरीहात की दुनिया में और तशरीहात वालों के ऐसे दबाव में है कि मूव करना मुश्किल हो रहा है। मगर मौला फरमाते हैं इस बैलेंस को आप मेंटेन रखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उमिरतु लिसलाही दुनियाकुम व नजाती आखिरतिकुम, मैं तुम्हारी दुनिया की भलाई और आखिरत के नजात के वास्ते आया हूँ। और ये सब कुछ बता देता है कि प्रॉफिट का मैंडेट और इमाम का मैंडेट क्या है, जो आपकी दुनियावी और रूहानी दोनों जिंदगियों में आपको आगे बढ़ाए। एंड देन एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम, अखलाकियात, क्या सही है क्या गलत है। मौला ने बार बार जमातों में, जमात के बाहर, इंटरनेशनल फोरम पे, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह मौला ने इस चीज़ को उजागर किया है कि इंसानियत को अखलाकियात के लगाम से आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपनी जगह है, मगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। आप मौला के जो अल्फाज देखें, मौला के जो फ्रेजेस देखें, तो मौला की इतनी खूबसूरती से उनको बयान फरमाते कि अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन बन जाए तो फिर इंसान जानवर बन जाएगा। आपको अपने अपने मज़हब पे प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, मगर इसका मतलब मज़हब की आज़ादी है, मज़हब से आज़ादी नहीं है। यानी आप इंसान को अखलाकी दायरों से, अखलाकी लगाम से अगर आज़ाद कर दें तो इंसान दरिंदा बन जाएगा। तो हर जगह पे मौला अखलाकियात, एथिक और वैल्यू सिस्टम, और हमारे वैल्यू सिस्टम मौला फरमाते आप इस पे फ़ख्र करें। सदियों से जो हमारा वैल्यू सिस्टम रहा है, उसमें वैल्यू सिस्टम आप शॉर्टली, ब्रीफली आप कहें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो चीज़ें जिनको हम कदरें कहते हैं, हमारी अक़दार हैं। अक़दार को अक़दार के मानी क्या होते हैं? कदर, वैल्यू, बिल्कुल वही इसका तर्जुमा जो आप बाज़ार में जाते हैं, जी ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। तो हमारे एथिक्स,
एक ऐसी चीज़ है, ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको ये परसेप्टिबल है, आपको नज़र आ रही, कॉन्क्रीट है, भाई मकान का वैल्यू, दुकान का वैल्यू, सामान का वैल्यू, मगर ये हमारी ज़िंदगी के ये एथिक्स के वैल्यू सिस्टम क्या होते हैं और इन्हें क्यों अक़दार कहा गया है। इन्हें इसलिए अक़दार कहा गया है कि बाज़ ऐसे आमाल है, बाज़ ऐसे, अब चूँकि वैल्यू इट्सेल्फ कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि जिनको समझाने में हमारे लिए आसानी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सेव करने के लिए इंसान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। आपके घर में एक दो मिसाल आपको दूं कि आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके माँ बाप, हम सब के माँ बाप हमें कितने अजीज़ हैं, हमारी औलाद हमें कितने अजीज़ है। दुनिया की कोई कितनी भी कीमत आपको दे दे, आप अपने वालिदैन को बेचेंगे? वालिदैन सेल करेंगे पेरेंट्स को? भैया आपको ज़रा मंदी आ गई है, घरेलू हालात सही नहीं, चलो अब्बा बेच देते हैं। पहली बात तो अब्बा बेचेंगे नहीं आप, और बेचने भी जाएंगे तो अब्बा खरीदेगा नहीं कोई आज, ठीक है। हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हमारे अब्बा जान, हमारी अम्मी जान, कोई कीमत देने को तैयार नहीं। आप किसी बैंक में जो मेरे बच्चे को रखिए, ये जान से भी अजीज़ है। दुनिया में कोई 10 करोड़ रुपया मुझे दे, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। मुझे 20 लाख की लोन चाहिए, मेरे बेटे को रखो। आप 20 लाख का सोना लेके जाएंगे तो बैंक वाला आपको लोन दे देगा। आपके करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा वैल्यूएबल आपके बच्चे को बैंक में लेके जाओ, बोले भाई इसको मेंटेन कौन करेगा हमारे पास, और इस पर हम क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। अरे ये मेरा बच्चा करोड़ों का है, मेरे नज़दीक करोड़ से ज़्यादा कीमती भी, आपके नज़दीक करोड़ से ज़्यादा कीमती, हमारे वास्ते तो लायबिलिटी और कुछ भी नहीं है, तो हम इसके लिए आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप देखें वैल्यूज़ किसे कहते हैं कि आप वो चीज़ जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते, वो आपके वैल्यूज़। ईमानदारी फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे मिसालें मिलेगी कि सच बोलने की सज़ा में जान चली जाती है मगर बंदा झूठ नहीं बोलता। वो सच बोलना, उसको वैल्यू, उसकी इतनी कीमत है कि मैं अपनी जान दे दूं मगर मैं इसको इज्जत, आप देखते इज्जत की खातिर लोग जान की कुर्बानी दे देते मगर इज्जत नहीं जाने देते हैं। लेकिन अदरवाइज इस इज्जत की आप क्या मार्केट वैल्यू निकालेंगे? ये वैल्यूएबल्स नहीं है, ये इनवैल्यूएबल्स हैं। वैल्यूएबल, अनवैल्यूएबल एंड इनवैल्यूएबल, वो चीज़ जिनकी कीमत होती है। अनवैल्यूएबल जिसकी कोई कीमत नहीं होती। इनवैल्यूएबल भी जो जिसकी कीमत नहीं होती है। इनवैल्यूएबल मतलब वो जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। तो हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो इनवैल्यूएबल होते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और मौला फरमाते हैं ये डिवाइनली गिवन है, ये हमारे लंगर है, ज़िंदगी के लंगर है, एंकर्स हैं कि जिस पे ज़िंदगियाँ खड़ी रहती है, उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और जहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा तो फिर सोसाइटी और शख्सियतें सब मुतज़लज़ल हो जाते। इसलिए मौला ने बहुत कैटेगरिकली फरमाया है कि इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता है। मौला ने हमें वार्न किया है जब इस्लामिक वैल्यू सिस्टम की मौला बात करते हैं कि आज इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, वो वैल्यू सिस्टम जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है वो हमें ओवरवेल्म करता जा रहा है, वो हम पे हावी होता जा रहा है, हावी होता जाएगा। और मौला हमें ख़बरदार करते हैं कि आप अपने अखलाकी सिस्टम, वैल्यू सिस्टम पर कायम रहे। और मौला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया है। बहुत दफ़ा सोसाइटी के कुछ ऐसे मसाइल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, सनती ममालिक में जो आज नॉर्म्स बनने लगे, हम उन अल्फाज को शाइस्ता महफिलों में जिसका तस्करा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप मीडिया में उसको देखते हैं। इंसानी ह्यूमन रिलेशनशिप में, इंसानी ताल्लुकात में ऐसे चीज़ों को पहले टॉलरेट किया गया, उन टॉलरेशन के बाद अब वो
एक्सेप्ट किया गया है और अब वो उनके लीगल सिस्टम का हिस्सा बन गए। अब उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ज़ाहिर है इसके असरात हमारी जमात पर भी, मुस्लिम उम्मा पर भी पड़ रहा है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़माने के इमाम इन इश्यूज़ पे क्यों नहीं बोलते हैं। अब इमाम ज़मान ऐसे टर्म्स, ऐसे अल्फाज जो इतने लो लेवल के हैं, वो न इमाम ज़मान की ज़बान मुबारक पे कभी आ सकते हैं, ना मौला जमातों में इनके इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ना हमारी जमात कभी करती है इन चीज़ों का इस्तेमाल। मगर बिटवीन द लाइन मैसेज इज़ वेरी क्लियर। मौला जहाँ जहाँ फरमान फरमाते हैं, हिदायत दी है, मौला ने बहुत वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है। जैसे गोल्डन जुबली के कंक्लूडिंग फरमान में आप देखिए कि मौला ने जहाँ लिमिटलेस फ्रीडम इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मौला ने ये फ्रेज यूज किया कि लिमिटलेस फ्रीडम इन ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानी ताल्लुकात के दरमियान जो है वो बेलगाम लामहदूद आज़ादी के वो जिस तरह चाहे रहे, जो रिश्ता चाहे बनाए। तो मौला ने फरमाया ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। ड्रग एब्यूज़ का मौला ने तज़किरा किया, लेकिन साथ साथ मौला ने फरमाया कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, जमात अच्छी तरह जानती है कि हम इन पे समझौता नहीं करने वाले हैं। बार बार मौला ने फरमाया, और ये बड़े सख्त अल्फाज जो मौला ने इतने डिटर्मिनेशन के साथ फरमाया कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हम इस पे कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और आपको ये बिल्कुल वाज़े तौर पर समझने की ज़रूरत है। और इन अखलाकी अक़दार का ताल्लुक़ जो है, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, हमारी जमात की साख के साथ है, हमारी जमात की इमेजिनेशन के साथ है, हमारी जमात का जो रेपुटेशन और इमेज दुनिया में बन रहा है उसके साथ इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। हमने तो पहली दफ़ा ये टर्म इमाम ज़मान के फ़रमान में ज़्यादा सुना कि आप अगर पिछले 50 साल में मौला की तकारीर को देखते जाएं और मौला की फ़रामीन को देखते जाएं तो वक्त के साथ साथ मौला बहुत से फ्रेज़, बहुत से टर्मिनोलॉजीज़ मौला ने कॉइन की है, जो मौला ने दी है, जमात को दी, फिर सोसाइटी को दी है। मौला के इस्तेमाल करने के बाद मीडिया उनको पिक करते रहे हैं और उन पर बातचीत करते रहे। जैसे एक ज़माने में मौला ने इनेबलिंग इन्वायरमेंट का तस्करा किया था कि वो ज़माना जब नेशनलाइजेशन का बड़ा ज़ोर था और वो सब हर चीज़ को अपने कौमी मिल्कियत में लेकर हुकूमत सब कुछ चलाने की बात कर रही थी और बिज़नेस से सफ़र हो रहे थे। उस वक्त मौला ने इनेबलिंग इन्वायरमेंट की बात की कि भाई जब कोई किसी बिजनेसमैन को, ताजिर को, सनतकार को आप चाहते कि वो आपके मुल्क में काम करें तो आप उनको कुछ साजगार माहौल फराहम करें, कुछ करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो वो इनेबलिंग हो। यानी आप आज उनको आप सनत लगाए, कल आप सनत बन जाती, फिर आप अपने हाथ में ले लेते हो, तो वो बंदा कौन आके आपके पास काम करेगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, मेरिटोक्रेसी जब मौला ने जमात में ज़िक्र किया तो मौला ने फरमाया मुझे पता है आपको समझने में तकलीफ़ होगी, अभी आप बाहर जाके डिक्शनरी को बेस्ट सेलर मत बना देना कि हर आदमी जाके डिक्शनरी ख़रीद रहा है और मेरिटोक्रेसी के मानी देख रहा है। तो एक के बाद एक ऐसे कॉइन्स, ऐसे टर्म्स मौला कॉइन करते रहे जमात में जिससे तस्वुरात वाज़े हो गए। आज से 25-30 साल पहले हमारे जमात के, हमारे प्रैक्टिसेस के बारे में हम बात कर रहे थे तो हम राइट एंड रॉन्ग के लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ये सही है, ये गलत है, हम सही है, ये गलत है, वो सही है, ये गलत है। फिर मौला ने डाइवर्सिटी का वर्ड हमें दिया कि भाई एक बागीचे की तरह है जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स है और हर फ्लावर अपनी जगह पे अहमियत रखता है। डाइवर्सिटी के बाद एक और कदम कि सिर्फ डाइवर्सिटी, पैसिव डाइवर्सिटी भी कोई ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल नहीं है, प्लूरलिज्म का टर्म दिया मौला ने। और आपने डिस्कस किया होगा डेफिनेटली कि भाई डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म में क्या फ़र्क है। डाइवर्सिटी ऑफकोर्स हर आदमी अपनी अपनी जगह पे अपना माहौल है, उसकी अपनी ज़बान है, अपनी सकाफ़त है, अपना इलाका है और हमने एक्सेप्ट किया है, तो वो एक पैसिव एक्सेप्टेंस होता है आपका। मगर फिर भी आप खींचे खींचे रहे, भाई ये दूसरी ज़बान बोलने वाला है, इनके साथ नहीं बैठना है, या ये किसी और इलाके का, इनके साथ नहीं बैठना है। आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डाइवर्सिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं
मगर आपका अप्रोच प्लूरलिस्टिक नहीं है। तो पैसिव डाइवर्सिटी सिर्फ डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी नहीं है। प्लूरलिज्म जो है वो एक्टिव एंगेजमेंट होता है डाइवर्सिटी के साथ। तो जब आप प्लूरलिज्म की बात करते हैं कि हर एक अपनी जगह पे अलग अलग है, अलग ग्रुप्स हैं, अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग इलाके, अलग ज़बान, मगर आओ लेट्स सेलिब्रेट, हम इस रंगारंगी को सेलिब्रेट करते हैं और हर एक की जो बेहतरीन है उसको आगे लाते हैं और हर एक को इक्वली अपनी जगह पे आगे बढ़ने की इजाज़त है। उसमें आप जजमेंटल नहीं होते हैं, उसमें आप फाइन अपनी चीज़ की तारीफ़ करते हैं। पिछले ज़माने में पिछले इमाम ने वाइजिन को एक फार्मूला एक दफ़ा दिया था कि देखो आप जब जमात में बात करो, ये कंपैरिजन की ये तरीका वो तरीका, तो मौलाना ने फरमाया देखो जब किसी से बात करो, किसी और मज़हब की बात करो, उनसे कहो देखो मौल शुमा खूब است, मौल शुमा खूब است, तुम्हारा माल अच्छा है, मौल मन बेहतर است, औली است, मेरा माल अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप सबको एक्सेप्ट है, तुम्हारे अपनी जगह पर, लेकिन हर आदमी जाहिर है वो प्राइड महसूस करता है जो कुछ उसके पास है, लेकिन आप इस अपने माल को अच्छा कहने के लिए किसी के माल को बुरा नहीं कहते हैं। ठीक है, मैं अपने पॉइंट पे कायम हूँ, मगर एट द सेम टाइम मेरे राय से डिफ़र करने का आपका जो हक है उसको भी मैं इतनी शिद्दत से डिफेंड कर रहा हूँ जितनी शिद्दत से मैं अपनी आज़ादी को डिफेंड कर रहा हूँ। तो जब प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे जब आप बात करते हैं तो आपको अपने मज़हब को समझने में, अपने मज़हब को रिलेट करने में, अपने मज़हब को एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि काफ़ी अरसे तक हम सच झूठ, राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट के उसमें रहते हैं। भाई एक ही सही हो सकता है, बाकी सब गलत है, तो उसमें गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं सब सही हो सकते हैं अपनी जगह पे, तो आप सबको सेलिब्रेट करते हैं। और प्लूरलिज्म ये है कि हर एक अपनी अपनी जगह पर अपने सिलेक्ट किए हुए इंटरप्रिटेशन, अपने मर्जी के मुताबिक जो रास्ता उन्हें मिला है उनके मुताबिक वो चल रहे हैं। हमें उसमें किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बहुत सी तशरीहात हैं, हम उसमें अकेले नहीं हैं, हमारी भी अपनी तशरीह है। और उससे वो ग्रुप जो वल्नरेबल होते हैं, जो अंडर प्रेशर होते हैं, आप जानते हैं आजकल हमारी जमात, हमारे नौजवान कितने ज़्यादा प्रेशर में है, और वो प्रेशर की वजह यह है कि वो अभी तक राइट एंड रॉन्ग की बुनियाद पे सोच रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में एक बात डाली जा रही है, इसके सिवा सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। क्योंकि एक ख़ास तशरीह, दीन इस्लाम की एक ख़ास तशरीह, जिसके पीछे बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत इन्फ्लुएंस है, सारी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, और वो एक ख़ास माइंडसेट के साथ चल रहा है कि भाई इसके अलावा इस जो हमारा टनल विज़न है, इस टनल के बाहर जो कुछ भी है सब गलत, सब बुरा है। तो ये लोगों के जहनों को मुतासिर करता है। जब प्लूरलिज्म के थॉट को आप आगे बढ़ाते हैं कि भाई थ्रू आउट हिस्ट्री इस्लाम में प्लूरलिज्म रही है, सोसाइटी में प्लूरलिज्म रही है, और हज़रत इमाम ने वर्ल्ड पीस के साथ प्लूरलिज्म की प्रैक्टिस को कंडीशन किया हुआ है। दुनिया में आलमी अमन की ज़मानत सिर्फ और सिर्फ प्लूरलिज्म को फॉलो करने की वजह से मुमकिन है। अगर वो नहीं फॉलो किया गया तो आज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जो कुछ आपको आसपास नज़र आ रहा है, जो कुछ आपको हमारे मुल्क में नज़र आ रहा है, जो कुछ आपको मुस्लिम उम्मा में नज़र आ रहा है, जो कुछ आपको मुस्लिम उम्मा के बाहर जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट तसादुम नज़र आ रहा है, उसके पीछे एक ही वजह है, अदम बर्दाश्त। सामने वाले को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आप सोचिए कि हर शख्स, हर ग्रुप अगर ये कहे कि दूसरा उसके लिए काबिल कबूल नहीं है और वो वाजिबुल कत्ल है, तो इस ज़मीन पर कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। इसलिए प्लूरलिज्म ये एक जो कहते हैं कि वाहिद हल है इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, कि आप हर एक को उनकी अपनी अपनी जगह पे उनकी तशरीहात को एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें, आप अपनी तशरीह पर
कायम रहे। इसी के साथ साथ इमाम ज़मान ने एक कॉस्मोपॉलिटन एथिक, आपने कॉस्मोपॉलिटन सिटी का नाम सुना है, जैसे कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहाँ भांत भांत के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर ज़बान बोलने वाले, हर इलाके से, हर पेशे से, हर बिज़नेस से, हर किस्म के लोग हैं, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ सब लोग मौजूद हैं। मौला इसमें कॉस्मोपॉलिटन एथिक का इजाफा करते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, लेकिन उसमें सब ग्रुप अपना अपना चल रहे, अपने अपने अलग है, तो अगेन वहाँ प्लूरलिज्म नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन एथिक में ब्रिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो जिस बैकग्राउंड से भी है, जिस मज़हब से भी है, जिस अखलाकी ज़ाब्ते से भी है। दुनिया का कोई भी अखलाकी ज़ाब्ता बुरी तालीम तो नहीं देता है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन होता है। तो हर अखलाकी तालीम की जो बेहतरीन चीज़ हैं उनको आप सामने लाइए और उनके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारिए, तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन एथिकल वर्ल्ड में आप रहते हैं। एक दो और बातें पेश करके मैं अल्लाह मदद के हवाले करूँगा ताकि इसका दूसरा सेगमेंट आपके सामने पेश किया जाए। सिविल सोसाइटी पे मौलाना हाज़िर इमाम बहुत ज़ोर दे रहे हैं। सिविल सोसाइटी आपने उस पर ज़रूर बातचीत की होगी। ये नॉन गवर्नमेंटल जितने भी इदारे हैं, सिविल सोसाइटी में हज़ारों चीज़ें आती हैं, आपकी हॉस्पिटल से लेकर आपके वकला, आपके ताजिर, आपके प्रोफेशनल्स, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ हुकूमतें नाकाम होती है। और दुनिया की कोई भी हुकूमत शायद आपको ऐसी मिले जो उनके शहरियों की तमाम जो मसाइल है उनको हल कर सके या उनके तमाम ज़रूरियात को पूरी कर सके। इसलिए सिविल सोसाइटीज़ की ज़रूरत रहती है और हेल्दी सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तीसरी दुनिया में, वहाँ जहाँ हुकूमतें नाकाम रहती है। और हुकूमतें नाकाम या नाकाम हुकूमतें क्या होती है उसके लिए मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी नज़रों से देख सकते हैं और देख रहे हैं कि नाकाम हुकूमतें किसको कहते हैं। मगर जहाँ नाकाम हुकूमत एंड सिविल सोसाइटी नॉन एग्जिस्टेंट, जब हुकूमतें नाअहल होती है तो सिविल सोसाइटी को पकड़ के रखती है और डेवलपमेंट को जारी रखती है। आपको ऐसे ममालिक मिलेंगे यूरोप में जहाँ हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हुकूमत बदलती है, मगर उनकी हुकूमतें बदलने से उनका जो इंतज़ामिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो उनके इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपना काम किए जा रहे हैं, पार्लियामेंट बदल रहे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट रहती है, तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही होती। हमारे पास सिविल सोसाइटी ऑलमोस्ट डेड है, नॉन एग्जिस्टेंट है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। तो अगर सिविल सोसाइटी हमारे पास हेल्दी ना हो और हुकूमतों का ये हाल रहा तो फिर इस वक्त हम इन्हितात जिसे आप कहते हैं कि हम गिरते जा रहे हैं। इस वक्त जो हम एक फ्री फॉल है हमारे इस इलाके का और हमारे इस मुल्क का, कि फ्री फॉल अभी तो है, अब कहाँ जाके रुकते हैं वो खुदाई बेहतर जानता है, मगर इस वक्त तो हम एक फ्री फॉल में है। अब उसको अरेस्ट करना, उसको पकड़ना, रोकना बहुत ज़रूरी है और इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत अहम किरदार है और ज़माने के इमाम जो है उसमें इस पर बहुत ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं। और हाल ही में इमाम ज़मान ने इमेज ऑफ इस्लाम पर ठीक ठाक अपने फरमान में और दुनिया की दूसरी जगहों पर अपनी तकारीर में इसको रेज़ किया है। इमेज ऑफ इस्लाम में कहते हैं कुछ तो हमने बिगाड़ा और कुछ दूसरों को मौका दिया कि हमारी बिगड़ी हुई सूरत को दुनिया वालों को दिखा दें। तो हमने दुनिया वालों को हमारा वर्स्ट, इस्लाम में मुसलमानों से जो बदतरीन हो सकता है उसको हमने हाईलाइट करके दुनिया को दिया और दुनिया ने उसी को हाईलाइट करके दुनिया वालों के सामने पेश किया। और आज हमारा इमेज जो कुछ है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप करते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर आपके सर पे 2 टोपियाँ हैं, एक इस्लाम की और दूसरी पाकिस्तान की, तो आपको पता है कि आपकी ट्रैवलिंग कितनी आसान हो जाती है बाहर जाने में। तो आप सोचिए ये जो एक इमेज हमारा बना हुआ है वो बहुत बुरे से बुरा होता जा रहा है हमारे लिए। और हाज़िर इमाम ने इस दफ़ा अक्सर मौला उम्मीद की बात करते हैं, उम्मीद मौला कभी नहीं छोड़ते हैं, मगर रिसेंटली मौला ये फरमाते रहे कि आई एम रियली वरीड अबाउट मुस्लिम वर्ल्ड।
कि मुझे वाकई बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है जो कुछ के इस्लामी दुनिया में हो रहा है। एक फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल मौलाना ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का वर्ड यूज़ किया कि अंदर से ऐसी क़ुव्वतें हैं जो मरकज़ गुरेज है, जो इसको मरकज़ से दूर ले जा रही है। इसलिए हाज़िर इमाम जमात से फरमाते हैं, मुसलमानों से फरमाते हैं कि इस्लाम का जो बेस्ट है वो दुनिया वालों के सामने लाइए। ब्रिंग द बेस्ट ऑफ इस्लाम, लेट देम सी द बेस्ट ऑफ यू। हाज़िर इमाम जो काम कर रहे हैं, दुनिया वालों को जो कुछ दे रहे हैं, वो इस्लाम का बेस्ट दे रहे हैं, जो कंपैशन की बुनियाद पर है, सर्विस की बुनियाद पर है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बुनियाद पर। अभी टोरंटो में इस्माइली सेंटर बनने के बाद वहाँ के एक अखबार में एक यहूदी रब्बाई ने एक आर्टिकल लिखा है और उसने इमाम ज़मान के इन एक्शंस को, इमाम के प्रोग्राम की बड़ी तारीफ़ की है। और उसने भी ये जुमला लिखा है कि मुस्लिम और वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि दे शुड लुक एट द बेस्ट ऑफ ईच अदर, नॉट एट द वर्स्ट ऑफ ईच अदर, कि इन दोनों की जो बेहतरीन है उनको देखने की कोशिश करे, न कि दोनों की बदतरीन को देखने की कोशिश करे। मसला ये है कि मीडिया दोनों एक दूसरे की बदतरीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाज़िर इमाम उसकी जो खूबसूरत तरीन चीज़ है उसको दुनिया वालों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चंद चीज़ें थी। आई थिंक लास्ट में मोबिलिटी का तस्करा कर लूँ, जिसके साथ मौला ने मैंने अर्ज़ किया था कि अखलाकियात को रिलेट किया है। मौला ने रिसेंटली पिछले 2 सालों के फरामीन में इस चीज़ को उजागर किया है कि हमारी जमात की मोबिलिटी बढ़ेगी। मोबिलिटी से मानी है कि आपका मूवमेंट, नकल मकानी होना, शायद आप एक मुल्क में नहीं कई मुल्कों में रहें या बार बार अपना मुल्क या कई दफ़ा अपना मुल्क तब्दील करें। तो ये मौला फरमाते हैं आने वाले सालों में ये रेगुलर होता जाएगा, पहले से ज़्यादा होगा कि आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ज़्यादा करेंगे। ऐसे में मौला फरमाते हैं कि इस मोबिलिटी में 2 चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, एक आपका बेस्ट एजुकेशन और एक अंग्रेज़ी ज़बान पे आपका काबू हो। ये 2 चीज़ें अगर आपके सामने हैं तो आप दुनिया में कहीं भी मूव हो सकते हैं। और अगर आपके पास शिया इमाम इस्माइली एथिक पे आप अमल करते हैं तो ये साख, ये रेपुटेशन, ये इमेज आपके साथ होगा। मौला फरमाते हैं आप अपने आप को ऐसे बनाएं कि किसी भी दरवाजे से आप गुज़रें तो लोग आपको वेलकम कहें कि आइए, कोई आपको रोके नहीं, चूँकि पता है कि ये शिया इमाम इस्माइली मुस्लिम है और ये एक बाअखलाक इंसान है। एक स्लाइड और है मगर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। मैं